तो वियोनि जन्माध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, बृहद जातकम के तृतीय अध्याय का। और उसमें हमने 5 छंदों तक पढ़ लिया था। अब हम छठे छंद की ओर प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं आचार्य वराहमिहिर क्या कहते हैं। तो ये छठे छंद में उन्होंने कहा, होरेंदु सूरिर होरेंदु सूरिरविभिर विबलैस्तरुणाम तोयस्थले तरुभवंशकृतः प्रभेदा लग्नादिग्रहस्थलजलक्षपतिस्तु यावांस्तावन्त एव तरवः स्थलतोय जातः। वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, यानी वृक्ष से कैसे जाने। जन्म कुंडली से या प्रश्न कुंडली के आधार पर किस वृक्ष का जन्म हुआ होगा, तात्पर्य अभिप्रेत है यहाँ पर। तो इसमें बता रहे हैं वो कि होरेंदु, होरा इंदु, सूरी, रवि। होरा कहते हैं, होरा से मतलब है यहाँ पर लग्न से। तो लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली, इंदु का मतलब है चंद्रमा, सूर्य कहते हैं बृहस्पति को, और रवि आदित्य को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। तो होरा यानी लग्न, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य, ये चारों के चारों कैसे हों। एतैर विबलैर वीर रहितै, ये चारों के चारों बल से रहित हों, यानी कमजोर हों, सर्वाधिक कमजोर हों, सर्वाधिक क्षीण हों। ठीक, प्रथम शर्त तो ये बता दी उन्होंने। फिर कहा, तोय स्थले तरुभव। तो तरु माने वृक्ष का जो है उत्पत्ति होती है उस समय। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है कि इस समय किसका जन्म है, ठीक है, या कोई बीज वपन करके आया है, वृक्ष को बो करके आया, वो पूछ रहा है बताइए कौन पैदा हो रहा है, होगा। और या फिर कोई वृक्ष है, उसका अंकुर फूट गया है, किसी बीज का अंकुर फूट गया है, उसको देख करके वो पूछने आया है बताइए वही किसका है, किसी बच्चे का है, जातक का, किसी पशु का, या किसी वृक्ष का। तो ये उस समय की उसकी जन्म कुंडली अथवा प्रश्न कुंडली जिस समय वो पूछ रहा है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि उस समय क्या होना चाहिए। कि जो लग्न है, जन्म लग्न है, उस समय की जो लग्न है प्रश्न की, वो है, और चंद्रमा और बृहस्पति और सूर्य ये सब कमजोर होने चाहिए। ठीक है, पृष्ठा तरुणाम वृक्षाणाम जन्म पृच्छति इति वक्तव्यम। तब आपको बताना है कि वो वृक्ष का जन्म है। ठीक है, तत्रायम विशेषा, इसी यही बात विशेष है इसमें। अब वो जो वृक्ष है वह भी दो प्रकार का है, या तो वो जलज वृक्ष है या वो स्थलज वृक्ष है। जलज, हालांकि वृक्ष तो सभी जल के बिना होते, जल के बिना नहीं होते, जल से ही होते हैं। लेकिन कुछ वृक्ष हैं जो जल में ही रहते हैं, जल में ही, जिनको अत्यधिक जल की आवश्यकता है। तो वह तोय वृक्ष है ना, तोय कहते हैं जल को, पानी को। और स्थलज, तो उसका प्रकार हम कैसे विभेद कैसे करें उसमें हम। तो कहा अंशकृत प्रभेद, तो हम अंशकृत प्रभेद करेंगे। हम जो है, जो लग्न का अंश है, नवांश है, हम उस नवांश के द्वारा जान लेंगे कि वो स्थलज वृक्ष है या वो जलज वृक्ष है। तो पहले तो वृक्ष है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। इसकी पुष्टि ऐसे करेंगे कि जिस समय का वो लग्न है, पूछने का प्रश्न लग्न है, उस समय लग्न बहुत ही कमजोर होनी चाहिए। लग्न कमजोर कैसे होगी भाई। लग्न कमजोर ऐसे होगी कि या तो लग्न वृद्धावस्था की हो, है ना, या लग्न बाल्यावस्था की हो, या लग्न जो है उस पर क्या हो, जो ग्रह बैठे हैं वो भी कमजोर हो, क्षीण हो, उनका भी बल कमजोर हो। ठीक, और इंदु इसी प्रकार चंद्रमा, बृहस्पति और रवि यानी सूर्य, वो कैसे बलहीन होंगे, ये भी षड बल में कमजोर हो, इनका बल बहुत कमजोर हो। यानी लग्न भी कमजोर, चंद्रमा भी कमजोर, बृहस्पति भी कमजोर, सूर्य भी कमजोर। तो इसके मतलब क्या है भाई, बहुत ही कमजोर प्राणी है कोई वो। ठीक है, तो कौन है वो स्थावर है, जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, है ना। तो इसलिए कहा इसको कि जो लग्न, चंद्रमा, बृहस्पति और रवि, ये सभी के सभी कैसे होने चाहिए, विबलई तरुणाम, विबलई रहितई, बलों से रहित होने चाहिए, बिल्कुल भी बली नहीं होने चाहिए। और अगर बलवान हो गए
बलवान हो गए, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि कोई वृक्ष से उन्नत, कोई वृक्ष से और अधिक चेतना में जो बढ़ा हुआ है, वह कोई जीव है, या तो कोई पशु है, या और अधिक चेतना है तो कोई मानव है। यानी सो सारा खेल है ना यहाँ पर, वो सारा का सारा चेतना का ही खेल है यहाँ पर। तो चेतना चूंकि वृक्षों की सर्वाधिक कमजोर है वहां पर, है ना, वो ना तो चलने के कारण, ना ही बोलने के कारण, ना ही जो है वो मानव और पशुओं की योनियों की तुलना में। तो वियोनि जन्माध्याय पढ़ रहे हैं ना, विविधा योनया। तो हमने जो है पशुओं का भी पढ़ लिया, पक्षुओं पशुओं का भी पढ़ लिया। अब हमारा विषय यहाँ पर आचार्य वरामीर जो बता रहे हैं, अब बता रहे हैं बहुत कम चेतना वाले जो जीव हैं, अर्थात जो वृक्ष हैं। ठीक है। तो वृक्ष क्या है भाई? तो वृक्ष है वृक्षोति इति वृक्षः, वृषणोति इति वृक्षः, जो काटे जाते हैं, जो छेदे जाते हैं, यानी वो जब तक रहते हैं तब तक फल देते रहते हैं। तो वृक्ष कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे उन्नत होते हैं? चंद्रमा से ही उन्नत होते हैं, चंद्रमा की कलाओं से ही। हालांकि चंद्रमा की कलाएं भी अपनी नहीं है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह भी सूर्य का ही प्रकाश है। इसलिए मूल में तो केवल सूर्य ही है। सूर्य आत्मा जगत, उस कहा ना कि सूर्य ही इस जगत की आत्मा है। तो चंद्रमा की किरणें जब धीरे धीरे जाती हैं तो वही वनस्पतियों में रस पैदा करती हैं। इसलिए मूल में तो सूर्य ही है। तो कहा इसमें, अब हम पुष्टि कैसे करें भाई? तो कहा लग्नात् ग्रह स्थल जलरक्ष पतिस्तो यावांश तावंत एव तरवहा। माने अगर स्थल वाली नवांश लग्न उत्पन्न हो रही है, भूमि नवांश उत्पन्न हो रहा है, और जलज नवांश उत्पन्न हो रहा है, जल राशियों वाला नवांश उत्पन्न हो रहा है, लग्न कुंडली का जो नवांश है वो जलज होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो तोय वृक्ष है, जल में उत्पन्न होने वाला वृक्ष है। तो यहां पर बताया तोय राशियां कौन सी हैं भाई? जल वाली राशियां आप पीछे पढ़ ही चुके हो। तोय राशियां कर्कट, मकर, पश्चार्ध, मीनः। जो कर्क राशि है, मकर राशि है, और पश्चार्ध, मकर का, मकर भी पूरी नहीं, मकर राशि का जो पिछला आधा भाग है मकर वाला, वह, और मीनः, और मीन राशि। इन राशियों का नवांश उस समय उत्पन्न हो रहा हो, है ना, नवांश लगन जो हो वो या तो कर्क की हो, या मकर के अर्ध हिस्से की हो, 15 अंश से बाद की हो, और मीन लग्न हो नवांश में। तब आप कह देंगे कि कोई जो है वो जलज वृक्ष है, कोई जलज वृक्ष की कुंडली है। और एतैन उपज वृक्ष जन्मा ज्ञानम इतर इतर अंश आशंसकोदय स्थल वृक्ष जन्म ज्ञानम तत्रापि संख्यम। कह दिया कि इससे इतर जो नवांश है उससे जान लीजिए आप कि वह स्थल वृक्ष है। ठीक है, इतनी सी बात है बस इसमें। और इसी बात की पुष्टि सारावली में भी की गई, बिल्कुल सेम टू सेम यही पद है, और लगता है जैसे उन्होंने वरामिहिर का ही अनुकरण किया है पूरा पूरा। उन्हें लिखा कल्याण वर्मा ने सारावली में कि लग्नार्क जीव चंद्र रवलई शेषैश्च मूल योनिः स्यात् स्थल जल भवन विभागा वृक्षादीनाम प्रभेद करः। लग्न अर्क जीव चंद्रई अबलई, अबल, बल ना हो उनके अंदर, ठीक है। लग्न में, अर्क में, बृहस्पति में, और चंद्र में, देखिए वही है जो सचिव आचार्य वरामिहिर बता रहे हैं, वही कल्याण वर्मा लिख रहे हैं कि ये चारों के चारों बल रहित हों। तो क्या होता है? शेषैष मूल योनि स्यात्। शैना मूल योनि अर्थात जो वियोनि है, वियोनि के यानी वृक्ष आदि जो जीव हैं वही जो है वो पैदा होते हैं इस प्रकार। और वो स्थल जल भवन विभागा, भवन मतलब राशियां, अगर स्थल वाली राशियों की लग्न है तो स्थल वृक्ष पैदा होंगे, और जलज राशि, जल वाली राशियां हैं जो कर्क और मकर का उत्तरार्ध और मीन, वो नवांश लग्न चल रही है उस समय, तो आप जो है कह देंगे कि वो जलज वृक्ष हैं। तो इस विभाग से वृक्षादि नाम प्रभेद करहा, ये उन्होंने यहां पर कह दिया। अब चलते हैं अगले पद की ओर। शंका समाधान हम बाद में करेंगे, अभी इसको पहले पढ़ लेते हैं। अब सातवां छंद है, ये जो छठा छंद है ये वसंत तिलका छंद है, पूर्व में आप पढ़ ही चुके हो। वसंत तिलका के बारे में मैंने अलग से नहीं बताया है, पूर्व में बता चुके हैं, इसलिए इस विषय को यहां नहीं ले रहे। अब देखिए, अंतःसाराञ्जनयति रवि दुर्भगान् सूर्यसूनु
क्षारोपेतास्तु हि न किरणा कंटकाढ्यांश्च भौमा वागीशज्ञौ सफल विफलान् पुष्पवृक्षांश्च शुक्र स्निग्धानेन्दुकटुकविटपान् भूमिपुत्रश्च भूय। कौन सा छंद है ये? मंदाक्रांता। ठीक है, तो मंदाक्रांता छंद में आपको बता रहे हैं। मंदाक्रांता जलधि षडगई भौन तो उदात गुरु चेत, है ना। जलधि, जलधि मतलब सागर, चार सागर हैं, तो चार अक्षरों के बाद षड अगई, षड माने छह, और अग माने जो जो चल नहीं सकते, गमन नहीं कर सकते पर्वतों के लिए, और भाव नौ तौ तात गुरु चेत, ये सब गणों की व्यवस्था उसने बता दी है। ये भी हम सब पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो मंदाक्रांता छंद में अब वो बता रहे हैं कि जो नवांश लग्न है, उस नवांश लग्न का जो स्वामी है, उसके अनुसार आप वृक्ष का जो प्रकार है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो कौन सा वृक्ष हो सकता है। तो कहा अंतः सारांजनयति, अंतः सार, जिसके अंदर सार भरा हुआ है, एक तरह से जो अंदर से कठोर है, ऐसे जो वृक्ष हैं वो कब होते हैं? रवि ही, जब नवांश लग्न सूर्य की हो। ठीक है, सूर्यांश पतिरंतः सारान मध्य दृढ़ान, जो वृक्ष मध्य से दृढ़ होते हैं, बीच में जो दृढ़ वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्ष कब होंगे? जब नवांश का पति सूर्य हो, नवांश का स्वामी सूर्य हो। ठीक, जैसे कि शीशम है, सागौन है, ये वाले वृक्ष जो होते हैं। और फिर आगे लिखा दुर्भगान सूर्य सूनु, दुर्भगान, दुर्भग मतलब जो भोजन करने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, ऐसे जो वृक्ष हैं वो कब होते हैं? जब सूर्य सूनु, सूर्य के जो सूनु है, सूनु मतलब पुत्र हैं जो। अब इसी सूनु शब्द को आधार बना करके पाश्चात्य लोगों ने, विदेशियों ने सूनु से सन शब्द बना दिया, सन माने पुत्र होता है ना। तो यही यही से कहीं ना कहीं उन्होंने लिया इस चीज को। हमारे यहाँ त्रिकोणमिति शब्द है, ट्रिग्नोमेट्री बन गया है। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिसके मूल में, जैसे हम लोग नाम कहते हैं, नाम से नेम हो गया, तो नेम बना लिया उन्होंने। और बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो सूनु शब्द से सन बन गया, है ना। तो सूर्य सूनु, सूर्य के जो सन है, सूर्य के जो पुत्र है शनि, वो अगर नवांश के स्वामी हो जाएं, यानी नवांश लग्न कौन सी हो, या तो मकर हो या फिर कुंभ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दुर्भग वृक्ष जो हैं, जो खाने योग्य नहीं है, ऐसे वृक्ष कौन से होते हैं भाई जो खाने योग्य नहीं है? शनि वाले वृक्ष, जैसे जिसमें दुर्गंधी आती हो, है ना, जिसको आप खा नहीं सकते। एक तरह से समझ लीजिए जैसे कुशा इत्यादि होती है, कुशाओं को आप भोजन नहीं करते, खाते नहीं उनको आप, तो ये हुआ। और क्षारोपेतांश तुहिन किरणा, तुहिन किरण, जिनकी चंद्रमा के समान जो किरण है, ऐसे कौन है? चंद्रमा। तो अगर चंद्र लगन जो है नवांश की कर्क हो, तो क्षार, क्षार कहते हैं दूध, है, दूध वाले जो वृक्ष हैं वो पैदा होते हैं। तो दूध वाले वृक्ष कौन से हैं, सो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये कहा गया। फिर आगे लिखा कंटकाढ़्याश्च भौमई, भौमः, कंटक वाले वृक्ष हो जाते हैं अगर नवांश के स्वामी कौन है? भौम है। भौम का मतलब मंगल है। तो अगर नवांश लग्न के स्वामी मंगल है, यानी नवांश लग्न आपकी मेष है या फिर वृश्चिक है, तो फिर कांटों वाले वृक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें कांटे लगे हों ऐसे वृक्ष। और फिर आगे पढ़िए, कांटेदार वृक्ष तो आप जानते ही हैं, जिनमें कांटे लगे होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा गया इसमें? आगे लिखा वागीशज्ञौ सफल विफलान। वागीश कहते हैं बृहस्पति को, और ज्ञ कहते हैं बुध को। दोनों ग्रहों के एक साथ बता रहे हैं, वागीशज्ञौ, तो बृहस्पति हो तो सफल,
और ज्ञ यानी बुध हो तो विफल वृक्ष होते हैं, बिना फल वाले वृक्ष होते हैं, जिन पे फल नहीं आते, ऐसे वृक्ष होंगे वो, अगर बुध का नवांश चल रहा है उस समय। और पुष्प वृक्षांश शुक्र, और अगर शुक्र की नवांश लग्न है तब जो है वो पुष्पों वाले वृक्ष होंगे, पुष्प जो जिनमें पुष्प लगे होते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, ऐसे वाले। और फिर लिखा स्निग्धा इंदु। अब इंदु तो ऊपर भी बता दिया उन्होंने, इंदु फिर से बता रहे हैं दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं कि अगर इंदु लग्न है तो स्निग्ध वृक्ष भी हो सकते हैं। स्निग्ध का मतलब जो चिकने वृक्ष होते हैं। और कटुक विटपान भूमि पुत्रश्च, और भूमि के पुत्र जो है भौम, अगर उनकी लग्न है, देखो मंगल की तो दो लग्न है ना भाई, एक मेष लग्न है और एक वृश्चिक लग्न है। तो कह दिया अगर मेष लगन हो तो कांटों वाले वृक्ष कहिए, और अगर वृश्चिक लगन हो नवांश की तो आप कह दीजिए कटुक विटप है ना, कटु वाले वृक्ष हैं, कटु, कटु मतलब कड़वा इत्यादि, काट ऐसे कड़ुए कड़ुए। तो ये आप नवांश की लग्न से इस चीज को जान सकते हैं। सारावलीकार ने इस बात को भी लिखा, इसी तरीके से लिखा, बिल्कुल सेम टू सेम यही छंद है यहाँ पर भी। अंतः सारान वृक्षान भानु दुर्भगान करोति तद्रुपान क्षीर स्नेह समेतान शशि गुरु फल समेतांश्च कटुक कंटकिनो रुधिरहा, है ना, कटुक और कांटे वाले, रुधिर माने मंगल से होंगे। और सुदर सु दुर्भगांस्त तरणिजस्तथा शुक्र, ठीक, दुर्भग किससे होंगे, तरणिज, तरणि कहते हैं सूर्य को, तरणिज का नहीं, शनि का ही दूसरा नाम है तरणिज, सूर्य से जो उत्पन्न हुए वो दुर्भग वृक्ष होंगे। और फिर आगे लिखा शुक्र कुसुम फल स्नेह युतान, शुक्र से कौन से होंगे, जो फूलों वाले वृक्ष हैं। और फल स्नेह युतान बुध हैं, कुसुम वाले, और फल वाले स्नेह वाले। और फल वर्जितम जनयेत बुधः, और बुध से कैसे होंगे, जो फल से वर्जित हैं। तो वही बात है जो आचार्य वराहमिहिर ने कहा, उसी बात को यहाँ पर उन्होंने कह दिया है। तो अब आपकी कोई जिज्ञासा इनसे संबंधित हो, इस प्रश्न से, इन दोनों छंदों से संबंधित, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं अपनी जिज्ञासा। मैं 1 मिनट रुकिए, आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर एक तो है वृक्ष है, एक वनस्पति है ना, एक औषध है, एक औषधि है, एक औषध है, एक औषधि है। अमर कोश आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि औषधि क्या है भाई, औषधि है जो अपना फल देकर, जो वनस्पति है जो नष्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी क्या है, जैसे जैसे अन्न है ना, जैसे गेहूं है, वो एक बार फसल काट करके फिर दोबारा तो होता नहीं उसमें कुछ भी, फिर तो नई फसल आती है। तो वह कायदे में अन्न, अन्न जो है वो औषधि में ही आएंगे। अब आप कहेंगे कि जब हम दवाई खाते हैं वो क्या है भाई, उसके लिए वस्तुतः भेषज शब्द कहा गया। भेषज कहते हैं दवाई को, है ना, जो आप खाते हैं अपने रोग के लिए। तो ये चीजें हैं। अन्न क्या है भाई, अन्न अतीति इति अन्ना, जो खाया जाए, है ना, वही अन्न है। अब जो चारा है, पशु लोग चारा खाते हैं, उनके लिए वही अन्न है। तो अन्न को औषधि भी कहा गया, औषधि भी है अन्न, अन्न से ही तो हम जीवन यापन कर रहे हैं अपना। और वृक्ष क्या है, वृक्षोति इति वृक्षः, जो काटे जाएं, जो छेदे जाएं, जैसे आम है, फल तोड़ लिया आपने और फिर दोबारा फल आ जाएंगे उसमें, तो वह वृक्ष हुआ। तो ये सब चीजें हैं। आप कृषि पराशर पढ़िए, आप वृक्षों के बारे में बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी हुई मिलेंगी आपको। बृहस्पति संहिता पढ़िए आप, वहां पर कृषि अध्याय आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पर लिखा कि अगर आप बीज बोने जाते हैं तो आप रोहिणी नक्षत्र का चयन करिए, अश्विनी नक्षत्र का चयन करिए, या पुष्य का करिए, अनुराधा का करिए, हस्त नक्षत्र का चयन करिए, या जो तीनों उत्तरा नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा, या फिर मृगशिरा का चयन करिए। तो बीज जो आप बोएंगे उससे अच्छी फसल पैदा होगी। वृक्ष के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया, नक्षत्रों के बारे में, है ना। नक्षत्रों का और वृक्ष से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सोमवार का चयन करें आप, शुभ वार होने चाहिए, जैसे बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, इंदुवार है, चंद्रमा का जो वार है। शुभ योग हो उस दिन, जैसे विषकंभ है, गंड योग है, शूल योग है, ये ना हो। जो 27 योग आपने पढ़े हैं पूर्व की कक्षाओं में,
वो हो। और फिर लिखा तिथि कैसी हो, तो लिखा ओजहा तिथिया श्रेष्ठा। ओज तिथियां जो है वो श्रेष्ठ कही गई हैं। ओज तिथियां कौन सी होती हैं? जो विषम विषम राशि, जो विषम तिथियां हैं, है ना, उनमें जैसे आपका तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है। और लग्न का चुनाव करिए, जिस समय बीज बोने जा रहे हैं उस समय नैसर्गिक रूप से किसी शुभ ग्रह की लग्न चल रही हो, ऐसी लग्न का चयन करिए आप। शुभ लगन क्या होती है? नैसर्गिक शुभ ग्रहों की लगन। जैसे आपका बृहस्पति की लगन है धनु लगन चल रही हो, या मीन लगन चल रही हो। मीन लगन चल रही हो तो बहुत ही अच्छी है। शुक्र की लगन चल रही हो तो बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की लगन चल रही हो तो बहुत बढ़िया है। तो बीज को बोने में इन लगनों को बहुत ही अच्छा कहा गया है। ठीक है। तो ये वृक्ष है, आयुर्वेद है। ये सब सारे की सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब आपस में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रखती हैं। और नक्षत्र का तो तीनों स्कंधों में प्रयोग किया गया भाई, समझे? तीनों ही स्कंधों में नक्षत्रों का प्रयोग है। अब जैसे, अब देखिए, आप बीज बोने का आपने नक्षत्र ले लिया, ठीक है। ऐसे ही आ, वृक्ष को जब आप काट रहे हैं उसके अलग नक्षत्र हैं, किस वृक्ष को किस नक्षत्रों में आपको काटना है उसका चयन आप करिए। अश्विनी नक्षत्र तो बहुत अच्छा माना जाता है। कोई औषधि वाला जो वृक्ष है, जैसे ग्रहों की औषधियां हैं, आपने पढ़ी हैं, जैसे मंगल की खैर है ना, और शुक्र की गूलर है, शनि की शमी है। तो ये जो नवग्रहों की संविधाएं हैं, यदि आप इनका वपन कर रहे हो, इनको बो रहे हो, तो वो आप अश्विनी नक्षत्र में बोइए, बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अश्विनी कौन है? अश्विनी कुमार हैं, देवताओं के वैद्य हैं। तो अश्विनी कुमारों में जो है वो क्षमता बहुत अधिक है। तो औषधि तत्व जो है वो अधिक आ जाता है। आप वाटिका स्थापित करने जा रहे हैं बगीचे में, तो आप जो है ग्रहों के जो दिशाएं हैं उनके हिसाब से करिए। जैसे आप आ, जैसे नवग्रहों की संविदा है, आप गूलर का आप वृक्ष को लगाना चाहते हैं आप, तो शुक्र की दिशा कौन सी कही गई? उत्तर। बताइए। आग्नेय। अग्नि आग्नेय। कोण कही गई, तो उस उत्तर वाटिका की। कहेंगे। नहीं, उत्तर नहीं, अग्नि कोण है ग्रहों की। अग्नि से। हाँ, तो अग्नि कोण में आप गूलर के वृक्ष को लगाइए, है ना। और जो है, तो ये सब चीजें हैं नक्षत्रों का। अब जैसे आपने मैंने आपको एक बार एक कार्यशाला की थी पुराणों से संबंधित, बृहद नारदीय पुराण में जो नक्षत्रों के वृक्ष हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र का कुचला है, और कृत्तिका का गूलर है, मघा का बरगद का पेड़ है, वट का वृक्ष है, ये आपको याद है, ज्येष्ठा का चीड़ है, पूर्वा भाद्रपद का आम है। तो ये इन नक्षत्रों से इन वृक्षों की उत्पत्ति कही गई है। अब आप जिस समय पीड़ा अनुभव कर रहे हो, ज्यादा दुख अनुभव कर रहे हो, तो इन नक्षत्रों के जो वृक्ष कहे गए हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में जब जो शनि है, वो शनि चूंकि दुख के कारक है ना, तो आपकी जन्म नक्षत्र, आपकी जन्म कुंडली में शनि किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष का क्या कर लेना चाहिए? पूजन करना चाहिए। उस वृक्ष को रोपना चाहिए। ठीक है। ये बृहत नारदीय पुराण में इसके बारे में बड़ा विस्तार से लिखा गया है कि यस्मिन् छनिश्चरो धृष्णवे तदरक्षयो अर्चया प्रयत्नतः, है ना, कि जिस नक्षत्र में शनि बैठा हो आपकी जन्म पत्रिका में, उस शनि के नक्षत्र को देखिए, शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष की आप जो है वो आराधना करिए। ठीक, जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो पलाश के वृक्ष को आप रोपिए, उसको जल दीजिए, उसको पालिए पोसिए आप। हस्त नक्षत्र में शनि बैठे हैं किसी के, तो रीठा का वृक्ष जो है आप लगाइए। स्वाति नक्षत्र में है तो अर्जुन का वृक्ष करिए। अनुराधा नक्षत्र में है तो मौलश्री वृक्ष है ना। मूल नक्षत्र में है तो शाल का वृक्ष है। उत्तराषाढ़ा में कटहल का वृक्ष है। धनिष्ठा में शमी का वृक्ष है। और रेवती में महुए का वृक्ष है। रोहिणी में जामुन का वृक्ष है। पुष्य नक्षत्र में शनि बैठे हैं तो उसको पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ शनि को पीपल से ही जोड़ा गया है ना, शनि का कीड़ा। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र में किसी का शनि बैठा है किसी की जन्म पत्रिका में, तो विशेष रूप से उसको पीपल की वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। तो ये सब नक्षत्रों से ही संबंधित है वृक्षों का।
और आयुर्वेद में तो बहुत कुछ है भाई, किस किस नक्षत्र में कौन सी औषधि जो है वो लगानी चाहिए। पुष्य नक्षत्र को तो सर्वाधिक श्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया। तो आप पुष्य नक्षत्र का चयन करिए। ठीक है, इससे संबंधित एक टेबल है, वृक्षों से संबंधित, नक्षत्रों से संबंधित, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। और आप जो है उसको जो है पढ़ लेना आप। ठीक है, तो आज की कार्यशाला को यहीं रोक देते हैं, एक छंद रह गया है, उसको हम आने वाले सत्र में, कल को हम लोग पढ़ लेंगे। कल को ही सत्र हमारा पूरा हो जाएगा। और जिन लोगों को प्रश्न शास्त्र से संबंधित कार्यशाला में जुड़ना हो वो जुड़ सकते हैं। कल अंतिम तिथि है। परसों से हम शनिवार से प्रश्न शास्त्र के जो मूल ग्रंथ हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये संपर्क सूत्र है। अभी भी कोई जुड़ना चाहते हो, इच्छा हो, प्रश्न देखिए, प्रश्न शास्त्र ज्योतिष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक लोकप्रिय स्कंद है, एक तरह से ये मानिए। आजकल बहुत सारे जातक आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास ना कोई जन्म समय होता है, ना कोई जन्म की तारीख होती है ना, लेकिन फिर भी हमें उनका फलित करना है। तो उनके फलित करने के लिए प्रश्न शास्त्र सर्वाधिक उपयुक्त ग्रंथ हैं। प्रश्नों से संबंधित केवल जातक आपके पास आए और प्रश्न पूछे, और आप उसके आधार पर तात्कालिक लग्न बना करके आप उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो शुल्क है सशुल्क है ये। जिनको जुड़ना हो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समूह में जोड़ लूंगा। और हमने इस बार भी वही विशेष प्रावधान अपना उसका रिपीट किया है कि अंत में एक परीक्षा का आयोजन हम लोग करेंगे। इस लगभग 5-6 महीना एक कक्षा चलेगी हमारी। और प्रश्न शास्त्र में आपको एकदम दक्ष बना दूंगा मैं। और इसके बाद में जो परीक्षा होगी उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जो प्राप्त करेंगे प्रतिभागी, उनको प्रत्येक को 2,500 रुपये का नकद धनराशि एक तरह से प्रोत्साहन के रूप में उनको दी जाएगी। ताकि प्रश्न शास्त्र के विषय में आप लोग जागरूक होकर के इसका अध्ययन करें आप। तो कल का दिन और शेष है, और शनिवार से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद है। कोई स्पेशल जिज्ञासाएं किसी की हों आज के विषय से संबंधित तो पूछ सकते हैं। जी आ, इस जी जी। प्रश्न शास्त्र की कक्षा को करने के पीछे का जो ध्येय था मेरा, वो ये था कि आपके पास जो भी लोग अपना जन्म समय लेकर के आते हैं उसमें कहीं ना कुछ त्रुटि होती है। ठीक है, डॉक्टर ने कुछ और समय बताया, है ना, कुछ और लिखा गया, या डॉक्टर ही जो है जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय में ही कहीं 1-2 मिनट की त्रुटि कर गया, तो वहां पर भी चीजें बदल जाती हैं। तो फलित करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न शास्त्र जो है वो एक चमत्कृत विद्या के रूप में उभर करके सामने आती है। बहुत सारे सैकड़ों ग्रंथ इस विषय के ऊपर लिखे गए हैं, इस विषय के ऊपर, और उन सारे ग्रंथों का ही सार, है ना, आपको समरी, आपको मक्खन जो है वो खिलाया जाएगा। और जब जातक आपके पास आया तो वो समय तो निश्चित है ना, आपके पास आपके कक्ष में कितने बजे कितने मिनट पर कितने सेकंड पर उसने प्रवेश किया। तो यहाँ पर जन्म लग्न से ज्यादा शुद्धता होती है। इसलिए प्रश्न लगन के द्वारा जो भी विषय का विषयों का चिंतन किया जाता है, उनका फल निकाला जाता है, परिणाम निकाला जाता है, वो एकदम सटीक जाता है लग्न कुंडली की तुलना में। इसलिए प्रश्न शास्त्र ज्यादा लोकप्रिय है ना। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां प्रश्न के आधार पर पहले प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, तब आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। तो आधा सहयोग प्रश्न कुंडली से ही लिया जाता है। ठीक है, तो आपको जुड़ना हो इच्छुक जो सर लोग, द्वादश आप भाव इसको से मैसेज कर सकते हैं।